तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हो तो ये कैसे चेक करोगे कि घर बनवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, और उससे भी बड़ी चीज अगर आपने अपने घर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है तो कैसे पता लगाओगे कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, उसको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, या वही भेड़ चाल में लगा हुआ है कि पता चले बाद में आपके घर में क्रैक्स आ रहे हैं, सीपेज आ रही है और ईंटें अपने आप खराब होती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेमैन की तरह एकदम आराम से समझाऊंगा और आप इजीली अपने घर के खुद इंजीनियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। इसलिए आज मैं लाइव साइट पे आया हूं आपको समझाने के लिए कि इजीली आप ऑनलाइन भी या कैसे भी अपने घर को इजीली चेक कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा घर में कॉलम होता है, कॉलम बोलते हैं वर्टिकल मेंबर को, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसे बोलते हैं बीम। जैसे कि वहां अगर देखोगे तो वो हो गया हमारा बीम और ये हो गया हमारा कॉलम। कॉलम का मेन मकसद क्या होता है कि किसी भी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि भूकंप के टाइम पे कॉलम और बीम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके घर को डूबने से रोकने के लिए। अब कॉलम में टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इजीली आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। सबसे पहला होता है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक क्या होता है? एक टाइप का लेयर जो कॉलम के चारों तरफ कंक्रीट फैला देता है। मतलब कि आप ये मेरा हाथ देख रहे हो, इसके अंदर एक हड्डी है, हड्डी के चारों तरफ प्रॉपर मास लगा हुआ है। इस मास का काम क्या है कि हड्डी को आउटसाइड वेदर से एक्सपोज होने से बचाए। सेम होता है कंक्रीट के केस में कि ये कॉलम है, इस कॉलम के चारों तरफ कंक्रीट लग जाएगा। अब यहाँ पे ऑल्दो अभी कवर ब्लॉक नहीं है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कवर ब्लॉक लगता कैसे। जैसे कि ये एक कंक्रीट का स्टोन होता है, छोटा टुकड़ा, जिसको हम ऐसे लगा देते हैं, और जब इसको हम कवर करेंगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये मार्जिन आ गया। इस मार्जिन को मतलब ये हो गया, जब मैंने शटरिंग ऐसे लगाई तो इसके अंदर कंक्रीट आ गया ना, सिंपल। इसका मतलब बस यही है कि कॉलम के चारों तरफ कंक्रीट बराबर आ जाए। इससे फायदा क्या होगा? कॉलम आपका कवर्ड रहेगा। नहीं तो दिक्कत क्या होती है, अगर कवर ब्लॉक नहीं होता तो उससे दिक्कत क्या होती है, जरा पढ़ देखो। इससे बनता है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। मतलब कि दिक्कत क्या आएगी, बाद में सरिया जो है वो एक्सपोज हो सकता है और बाद में सरिया रस्ट होएगा, जैसे ज्यादातर इंडिया की सरकारी बिल्डिंगों का हाल होता है, जैसे ज्यादातर दिल्ली में डीडीए की हालत। सेकंड जो पार्ट होता है, जो वर्टिकल मेंबर है, ये कॉलम कल को ऐसे बकल ना हो जाए, फूल ना जाए, उसके लिए हम डालते हैं ये रिंग, जिसका काम होता है इन सरियों को खुलने से बचाना, कि लोड आए तो ये बकल ना करे। ये जो रिंग है, इस रिंग का ये यूजलेस है जब तक इसकी ये जो हुक्स हैं ये अंदर की तरफ मोड़े ना जाए। अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे, जनरली इसमें ऊपर है जबकि इस तरफ मोड़े हुए हैं अंदर की तरफ। देख रहे हो ये अंदर की तरफ मोड़ दिए गए। इस हुक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब बकल होने वाली होगी तो जो हुक है ये ऐसे लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कॉलम बकल नहीं होता। तो आप अगर ये रिंग डलवा रहे हो और ये जो इसके एजेस हैं बेंड नहीं है, तो इसका समझ लो आपका पैसा टोटल वेस्ट है, और आपके घर में जब भूकंप आएगा सबसे पहले क्रैक जो आएंगे वो आपके घर में आएंगे। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तीसरी चौथी है इस रिंग की स्पेसिंग। अक्सर ठेकेदार क्या होते हैं, पैसे बचाने के लिए या सरिया बचाने के लिए विद मटेरियल काम है तो ये जो स्पेसिंग है ज्यादा कर देते हैं। देखो होता क्या है, जब भी भूकंप आता है, जैसे कॉलम है, ये स्लैब है, ये स्लैब है, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग सबसे ज्यादा ऐसे हिलती है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर आता है वो टॉप पे और बॉटम पे आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो रिंग है इसकी जो स्पेसिंग है वो मैक्सिमम 150 या 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नीचे 100 mm होनी चाहिए। बीच बीच में 150 6 इंच कर सकते हैं, वैसे टोटली डिपेंड होता है लोड के ऊपर। ये मैं आपको कह रहा हूँ G+3 बिल्डिंग के लिए कि इतना आप कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल पास पास होनी चाहिए। इस नीचे करीब 2 फुट हाइट तक, ऊपर से नीचे 2 फुट हाइट तक, और बीच में 150 mm के गैप पे डाल सकते हो। नहीं तो होगा क्या कि लोड ज्यादा आएगा तो कॉलम फट सकता है। जब लोड आता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर का पड़ता है यहाँ पे। अब अक्सर लोग क्या है, जब कॉलम खड़ा करवाते हैं, जो अनटेक्निकल होते हैं, वो जॉइंट जो है वो बराबर काट देते हैं ऊपर से। अब इस वाले सीन में कहीं कहीं आप देखोगे ऑल्टरनेट है, जैसे मैं किसी की साइड पे खड़ा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कहीं कहीं कॉलम की लेंथ ऊपर नीचे और कहीं कहीं बराबर कटे हुए। जो बराबर काटने वाली चीज है वो गलत है। कॉलम के जॉइंट हमेशा बीच में आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे। अगर इसमें मान लो 10 सरिये तो 5 सरियों का जॉइंट बीच में आएगा और 5 सरियों का अगले छत की बीच में आना चाहिए। अगर जॉइंट सारे नीचे की तरफ दे दिए तो कॉलम टूट सकता है, इसलिए हमेशा अल्टरनेट जो जॉइंट्स है वो सेंटर में आने चाहिए, जिससे कि आपका कॉलम स्टडी रहे, भूकंप आए तो शेकी मूवमेंट ना हो और कॉलम अपनी जगह एकदम खड़ा रहे। नेक्स्ट जो है, जब कॉलम पे शटरिंग लग जाती है तो उसके बाद उसका साउल चेक किया जाता है। साउल में अभी नीचे चेक करके आपको दिखाऊंगा। साउल का मतलब क्या है, प्लम्ब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि कोई भी चीज कितनी वर्टिकल खड़ी है। अब मान लो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है 10 mm का। अब 10 mm कितना हुआ, माइनर सा। तो आप सोचोगे यार 10 mm अगर कॉलम टेढ़ा भी है तो क्या बुराई है, लेकिन अब आप इसको ऐसे समझो कि 10 mm मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो कॉलम आएगा वो भी 10 mm टेढ़ा, उसके ऊपर जो कॉलम आएगा वो भी 10 mm टेढ़ा। तो ऐसे करते करते पता चला 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और 10 mm कॉलम टेढ़ा होता जा रहा है, तो ऊपर जाके कितना हो गया, 100 mm, मतलब 4 इंच आपका कॉलम ऐसे टेढ़ा है, मतलब आपकी बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी है। तो भूकंप आएगा तो सबसे पहले बिल्डिंग किसकी गिरेगी,
जो खुद से काम करा रहा है, जो इंटीरियर कोच के इंजीनियर को हायर करके काम करा रहा है, जो खुद से काम करा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाइब्रेटर। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोकल ठेकेदार होते हैं वो जब कॉलम को कास्ट करवाते हैं तो उसमें वाइब्रेटर या सरिये से या कंक्रीट में थोड़ा पानी ज्यादा मिला के उसे डाल दे जिससे इजीली सेट हो जाए, जो कि गलत है। वाइब्रेटर डालना जरूरी है, उससे कंक्रीट इवनली स्प्रेड होता है। अगर वो नहीं किया तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आएगा, फोटो देखो, राइट। और ऐसा दिखेगा कल को जब भूकंप आया, लोड आया तो एक कॉलम बिल्कुल चटनी की तरह पिस जाएगा। इफ इन केस अगर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आ जाए तो इसकी जो रिपेयर है वो नीटो बॉन्ड से होनी है, फोटो देखो, राइट। नेक्स्ट जो होता है कॉलम की क्योरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योरिंग का मतलब क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है। जब सीमेंट को हम एग्रीगेट और फाइन डस्ट के साथ या कोर्स सैंड के साथ मिलाते हैं तो सीमेंट क्या है, बहुत ही हीट मटेरियल होता है कि जैसे उसको मिलाया जाएगा तो सब कुछ पानी से सीमेंट जैसे ही मिलेगा बहुत ही गर्म हो जाता है। अब गर्म होने की वजह से अगर उसे ऊपर से पानी ना डाला जाए तो क्या होगा, कंक्रीट फटने लग जाएगा और क्रैक डेवलप होने शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी कंक्रीट हो 7 से 8 घंटे के तुरंत बाद आपको पानी डालना शुरू कर देना है। लेकिन गलती क्या होती है कि जब हम पानी डालते हैं तो स्लैब पे तो प्रॉपर पानी रहता है लेकिन कॉलम को कभी प्रॉपर पानी मिल नहीं पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जूट के कपड़े की जो बोरी आती है वो लेनी है, इस पे लपेटनी है, फिर पानी मार देना है। छत के तो दिक्कत नहीं है लेकिन क्यों बीम में और कॉलम में ये काम करना ही करना है। अब आता है स्लैब की, जब हम छत को डालने जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है। देखो छत में 3 से 4 पॉइंट हैं जिससे आपके पैसे बहुत ज्यादा लग सकते हैं या पैसे बहुत ज्यादा बच सकते हैं। जब भी हम स्लैब कास्ट करते हैं सबसे पहले हम फॉर्म वर्क यानी कि शटरिंग को लगाया जाता है। तो शटरिंग पे लगाने के बाद इसको लेवलिंग करना होता है जिसे प्री लेवलिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितनी लेवल है, कहीं ऐसे झुकी हुई तो नहीं है। अगर मान लो झुकी हुई है तो जब टाइल लगाने जाओगे तो पता चला यहाँ तो मटेरियल कम आया और यहाँ पे इतना गहरा आ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बदरपुर सीमेंट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो मतलब कि अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया की स्लैब है तो जहां आपका 50,000 का माल लगना था अब आपका सीधा सीधा वहां 1 लाख के आसपास का मटेरियल लग जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा शटरिंग की प्री लेवलिंग चेक करनी कर लेना, या फिर कुछ मत करो, सिर्फ ठेकेदार को बोल दो भैया मैं आके लेवल चेक करूंगा। चाहे आपको आता है नहीं आता वो अपने आप ही आपको चेक करके दिखा देगा क्योंकि आपने तो बोल दिया मैं लेवल चेक करूंगा। तो बस सिंपल सी चीज है। उसके बाद इसके ऊपर शटरिंग ऑयल का लगना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है लोग शटरिंग ऑयल के बिना ही कास्टिंग कर देते हैं जिससे ये दिक्कतें आती है। ऊपर देखो, अब आप देखोगे एकदम स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ लगा हुआ है सारी जगह, ठीक है। ये एकदम स्मूथ होना चाहिए। उबड़ खाबड़ का मतलब क्या हो गया कि अब जब मैं इसमें प्लास्टर करूंगा, अगर फॉल सीलिंग नहीं कर रहा हूं प्लास्टर कर रहा हूं, तो जहां 10 mm का प्लास्टर मैक्सिमम होना चाहिए था अब यहाँ पे प्लास्टर कम से कम 20 mm का जाएगा। और छत में 20 mm का प्लास्टर करना बेवकूफी। क्यों? क्योंकि प्लास्टर इतना मोटा रोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन फ्यूचर वो गिर भी सकता है। तो अक्सर देखा होगा ना कि घरों की छत में से प्लास्टर गिरने लग जाता है, उसका रीजन यही होता है। तो आप करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि होता है टर्माइट ट्रीटमेंट, जो कि है एनवी प्रोमाइज का। और उसकी जो बेस्ट स्टेज है वो ये कि जब आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी है, नीचे की तरफ मिट्टी डल चुकी है, अब इसके अंदर वो टर्माइट ट्रीटमेंट एक्चुअल में करना कैसे है वो हम जानेंगे। जिससे कि देखो घर के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं, 3 विलन कौन है, सीपेज, टर्माइट और तीसरी होती है हमारी क्रैक्स। ये 3 जो चीजें हैं सबसे खतरनाक होती हैं जो पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर सकती है। क्या आपको पता है कि आपके घर में एक ऐसा अनवांटेड गेस्ट एंट्री ले सकता है जो दिखता तो नहीं पर आपके घर के फर्नीचर को खाकर उसे खोखला बना देता है और कुछ ही सालों में एक लंबा चौड़ा बिल भेज के आपके बैंक अकाउंट में बड़ा छेद कर देता है। जी हाँ, सही बचाना, मैं बात कर रहा हूं टर्माइट यानी दीमक की। सेबिटेरियन टर्माइट एक ऐसी साइलेंट किलर है जो आपकी जमीन के नीचे पनपती है। इसकी बस्ती में लाखों में टर्माइट्स रहते हैं जो आपके घर की लकड़ी को, फर्नीचर को, दीवारों से लगे खिड़की, दरवाजे, चौखटों को खाकर चट कर जाती है। और ये सब आपको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और आप ये सोचते हैं यार हमने तो टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया था तो फिर नुकसान हुआ क्यों। टर्माइट की बस्ती में उसके वर्कर टर्माइट नुकसान तो करते ही हैं लेकिन सबसे घातक टर्माइट होती है उसकी क्वीन टर्माइट, मतलब कि रानी टर्माइट, जो कि टर्माइट्स को कंटिन्यूअसली जन्म देती रहती है। टर्माइट कंट्रोल के केमिकल्स 2 तरीके के होते हैं, एक रेपेलेंट केमिकल और एक नॉन रेपेलेंट केमिकल। रेपेलेंट केमिकल टर्माइट्स को दूर भगाता है और नॉन रेपेलेंट टर्माइट उनकी बस्ती में फैलकर उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। नॉन रेपेलेंट केमिकल ये टर्माइट कंट्रोल का ऐसी नई मॉडर्न टेक्निक है जो उनकी बस्ती में फैल जाती है और रानी टर्माइट को खत्म कर देती है और बिल्कुल एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। तो एनवी प्रोमाइज ऐसा कीटनाशक है यानी एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो टर्माइट के डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए फैलकर टर्माइट को जड़ से खत्म कर देता है। प्रोमाइज के केमिकल को 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, एक घर बनने से पहले और दूसरा घर बनने के बाद। तो इन दोनों तरीकों से एनवी प्रोमाइज को कैसे अप्लाई किया जा सकता है आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो एनवी प्रोमाइज को आप प्रोफेशनल की मदद से अपने घर में अप्लाई कर सकते हो और इन प्रोफेशनल की टीम से ही करवाओगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये टीम अपने आप में एक ट्रेन
टीम होती है, जैसा कि आपने लाइव डेमो में देखा। और सबसे बड़ी चीज, ये प्रोफेशनल्स होते हैं और इनके पास सारे लाइसेंस भी होते हैं। जैसा कि अभी आप लाइव डेमो में देख रहे हो, तो आपने देखा कि टर्माइट का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको टर्माइट की जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए आपको केमिकल की जानकारी होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज इसके प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इफेक्टिव टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए दो चीजों का हमेशा ध्यान रखो। हमेशा नॉन रिपेलेंट टर्माइट केमिकल को ही यूज करें, यानी कि एन्यूप्रमाइज का केमिकल यूज करें। दूसरा, हमेशा प्रोफेशनल टीम को हायर करें। अनस्किल्ड को बुलाओगे तो टर्माइट ट्रीटमेंट टर्माइट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? और वो देगा आपको एन्यूप्रमाइज की प्रोफेशनल टीम, जो कि आपको टर्माइट ट्रीटमेंट की पूरे 1 नहीं 2 नहीं 10 साल की वारंटी देती है। तो एन्यूप्रमाइज को अपनाइए, प्रोफेशनल टीम को बुलाइए और पूरे 10 साल की वारंटी का फायदा उठाइए। तो ये था हमारा टर्माइट ट्रीटमेंट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो दीवारों में पपड़ी बनती है, सीपेज बनती है, उसके लिए क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लिख लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये करना ही करना है। तो अब होता क्या है कि जब हम घर की कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इस स्टेज पे ये रूट कॉज होता है। अगर लोग इंटीरियर में तो बहुत दिमाग लगाते हैं। ऐसे क्लाइंट्स का नाम बताओ जो यूट्यूब पे जाके देख रहे हो, स्ट्रक्चर में क्या देखना है। टेक्निकल है, कौन समझेगा, पर मैं समझा देता हूँ क्योंकि उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। यहीं से सीपेज के कारण शुरू होते हैं। अब ये जो ब्रिक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ब्रिक और सीमेंट की क्वालिटी कैसे बताएंगे। पहले प्रोसेस जान लेते हैं। ये जो ब्रिक है, ये टॉप नॉच क्वालिटी की ब्रिक है, राइट। लेकिन ये क्या ब्रिक मीठे पानी से बनी कि खारे पानी से, ये आपको कैसे पता नहीं पता चलेगा। अगर तो इस पानी में सॉल्ट है, या जो हमने अपने पास पानी मंगाया है, जो क्योरिंग हम कर रहे हैं, अगर इसमें सॉल्ट है तो होगा क्या। वो देखा आपके घरों में पपड़ी बनती है जिसमें व्हाइट व्हाइट नमक सा हो जाता है, वो नमक इन ईंटों के अंदर होता है। जब भी गर्मियां पड़ती हैं, गर्मियों के बाद ईंटें एवापोरेट होंगी पानी इसका, वो पानी बाहर आएगा और नमक को लेकर बाहर आएगा। और तो आप जितना भी ट्रीटमेंट कराते रहो, उस पर पपड़ी बनती रहेगी। नहीं तो ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत है। आज ट्रीटमेंट आपने यहाँ करा लिया, पेंट वेंट दोबारा करा लिया, वो थोड़े दिन में फिर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो नमक है। और ईंट अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी को होल्ड कर सकती है। होल्ड का मतलब 10 गुना ज्यादा नमक। तो कम से कम 10 बार रिपेयर करोगे तब जाके वो ठीक होगा। तो इस स्टेज में आपको करना क्या है, जब भी ब्रिक आपके घर पे आती है तो ऐसे आती है कि एक पूरा लॉट आता है ब्रिक का, जो सामने की तरफ रखा हुआ है। अभी तो ऑल दो ब्रिक यहाँ खत्म हो गई है। अब करना क्या है, जो इनकी तराई आपको करनी है, क्योरिंग करनी है, वो मीठे पानी से करना है। अगर तो आपके यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है तो उसका टीडीएस ऑलरेडी 200 से कम होगा। लेकिन अगर टीडीएस ज्यादा आ रहा है तो करना कुछ नहीं, एक होद बनवा लो या टैंक बनवा लो, या फिर सप्लाई का कंटेनर मंगवा लो जिसमें पानी का टीडीएस कम होता है। वो भी आपके पास नहीं है तो वेट करो, जब इसमें नमक आ जाएगा, व्हाइट सॉल्युबल सॉल्ट देखेंगे तो ब्रश लेना है, ब्रश में इमली का पानी लगाना है और उससे उसको सॉल्व कर देना है। इससे क्या होगा, जो एफ्लोरेसेंस है वो खत्म हो जाएगी और नमक आपकी साइड पे कभी दिखाई नहीं देगा, और इन फ्यूचर आपके घर में सीपेज कभी नहीं आएगा और आपका घर बन जाएगा मेंटेनेंस फ्री। तो हमने टर्माइट को डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, हमने सीपेज को डिस्कस कर लिया। अब स्ट्रक्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके घरों में सबसे ज्यादा क्या आती है, क्रैक। क्या आपने देखा होगा वर्टिकल क्रैक आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्रैक, और हम डर जाते हैं कि भाई वो क्रैक कैसा आ रहा है। वो बीम देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल मेंबर मैंने क्या बताया था, बीम। तो इस बीम में ये हो गई ब्रिक, ये हो गई बीम। तो आपको करना क्या है कि कंक्रीट का कभी भी जॉइंट नहीं बनता है ब्रिक के साथ। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे चिकन मैश, जिसको बोलते हैं मुर्गा जाली, फोटो देखो, राइट। ये हमें इस जॉइंट से, अगर ये मेरा ब्रिक वर्क का जॉइंट आ रहा है तो इस जॉइंट से 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे मुर्गा जाली लगानी है और इसको सीमेंट से बिल्कुल पैक कर देना। और इसको इस तरीके से पैक करना है कि ये हिले ना, लूज ना रहे, नहीं तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। इसको करने से फायदा क्या होगा कि हमेशा आपके इन जॉइंट्स पे क्रैक कभी नहीं आएगा और आपका घर चलेगा सालों साल। नहीं तो पता क्या लगेगा, एक दूसरे पे ब्लेम आ जाएगा। आपका कोई इंटीरियर वाले ने जिसने काम किया उसने गलत काम किया, जिसकी वजह से क्रैक आ रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, ये फॉल्ट होता है स्ट्रक्चर का। आपने घर में पेंट कराया, पेंट में पपड़ी बन गई, तो क्या कहेंगे, इंटीरियर वाले ने गंदा काम किया। बट एक्चुअल में रूट कॉज आज समझ में आया क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखो। दूसरी चीज होगी कॉर्नर में। कॉर्नर में मुर्गा जाली लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा, जब हम मसाला बनवाते हैं तो अपने ठेकेदार या मिस्त्री को बोल दो, सिर्फ कॉर्नर पार्ट के लिए मसाला अलग से लगा ले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स सैंड होगा और सीमेंट होगा, और यहाँ करा दे, क्योंकि वो टाइट होता है, मजबूत होता है। सिर्फ यहाँ पे लगा दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इन फ्यूचर, और कभी क्रैक डेवलप नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर को, स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है तो हमेशा ध्यान रखो, अच्छी ब्रिक्स, अच्छा सीमेंट, अच्छा सरिया। जो भी सरिये की कंपनी होगी उसका जो नाम लिखा होगा वो बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। जैसे ये 16 मतलब कि डाया हो गया कि 16 mm मोटा है, टाटा कंपनी का है, टिस्कॉन सीरीज है। और ये सरिये का कलर जब साइड पे है तो काला होना चाहिए, कोरोडेड नहीं होना चाहिए, रस्ट वाला नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। तो वो होता है कोर्स एग्रीगेट, जिसे हम बोलते हैं बदरपुर, ठीक है, जो कि ब्रिक वर्क में यूज होता है और सबसे स्ट्रांग होता है। इसे बोलते हैं एग्रीगेट, जिसे रोड़ी बोला जाता है। सीमेंट आपको पता ही है, और सीमेंट हमेशा ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग डेट में 90 डेज से कम का होना चाहिए, 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं तो सीमेंट 60% स्ट्रेंथ तब तक खो चुका होता है अगर 90 डेज के बाद का होता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। तो आई होप गाइस, आपको मैंने एक इंजीनियर तो बना दिया होगा, लेकिन स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो पैन इंडिया लेवल पे हम ऑलरेडी, खासकर एनआरआईज के लिए जो बाहर है अपना घर बनवा रहे हैं, उनको हमने इंजीनियर ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया है। इस वक्त हम 103 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे हम इंजीनियर सपोर्ट दे रहे हैं इसी टाइप का। फिर भी आप हायर नहीं कर सकते, वीडियो मैंने आपको बना दिया है, देखो, पॉइंट्स बनाओ और इनको चेक करो और अपने घर को मेंटेनेंस फ्री बनाओ। और हर वेडनेसडे हम लाइव आ रहे हैं, तो मेंबरशिप
दो टाइप के लाइव करते हैं, शुरुआत में नॉर्मल ऑडियंस के लिए और जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल, तो भूलना नहीं है मेंबर्स को भी ज्वाइन कर लें। और टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए जो नॉर्मल कंपनीज है वो यहाँ सस्ती होती हैं और जो एनयू प्रोमाइस है वो यहाँ जो महंगी भी होती है लेकिन बेस्ट है। जो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और अगर आप अपने लिए डिजाइन कंसल्टेशन या एग्जीक्यूशन कर जाते हो तो नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को भर देना एंड दैट्स इट, मेरी टीम आपके पास पहुंच जाएगी।